इसमें पिछले क्लास में पूरे कंप्लीट कर लिया था ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका हो गया था। यहाँ पूरे स्वतंत्रता आंदोलन करके तब क्वेश्चन आंसर राउंड चलेंगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे विद्रोह के कारण, फिर हम लोग देखेंगे बिहार में विद्रोह के प्रारंभ और विस्तार। तीसरे खंड से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। वीर कुंवर सिंह की भूमिका। फिर हम लोग देख लेंगे इस विद्रोह की प्रकृति और लास्ट वन देख लेंगे इसके परिणाम। इसके बाद परिणाम तक हम लोग देख लें, कंप्लीट हो जाएगा। 1857 विद्रोह है इसलिए हम पूरे डिटेल पढ़ा दे रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव से ना छूटे। 1857 का विद्रोह भी पूरा देखेंगे, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे, फिर बंगाल विभाजन देखेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग असहयोग सविनय भारत छोड़ो, उतना के बाद बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, उतना तक देख लोगे तो 2 क्वेश्चन निश्चिंत हो आराम से बन जाएगा। फिर पूरा सेक्शन खत्म, तब केवल चिंतन रहेगा, थाउट, उसके बाद खत्म हो जाएगा हिस्ट्री आपका। 1857 के विद्रोह। चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट क्लास लेंगे इस विद्रोह के कारण से। अगले क्लास में विद्रोह के प्रारंभ विस्तार और विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका दोनों देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो नीचे आज हेडिंग दे दे 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के कारण। विद्रोह के कारण। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम विद्रोह के कारण पे अगर ध्यान दें कि क्यों विद्रोह 1857 का हुआ, उनके विभिन्न कारणों को अगर हम ठीक से देखें तो कई पॉइंट्स हम अगर बनाना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट्स इसका मुख्य चलते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के बाद तब हम लोग फिर चलते हैं सामाजिक धार्मिक कारण, एक ही में देख लेते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। अगला नंबर कारण सभी लोग समझ पा रहे होंगे, नेक्स्ट कारण कौन हो जाएगा, तो हम लोग देख लें आर्थिक कारण। बोलो आर्थिक कारण के बाद फिर हम लोग देख लें सैन्य कारण, सैनिक असंतोष कह सकते हैं, और सैनिक असंतोष के बाद लास्ट वन देख लें तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण इसमें हम लोग जो देख रहे हैं यह है 1857 के विद्रोह का कारण। देखो परीक्षा में आप जिस तरह का चाहिए एक ड्राफ्टिंग लोगे, इसके पहले आपको क्या करना होता है वो सुनिए। देखो ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपको कितने कारण लिखने के लिए परीक्षक चाह रहा है। कई बार होता क्या है, हम अपने जिस मर्जी से लिखा रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर ही वैसा नहीं रहा है। अब आपको क्वेश्चन का नेचर है 1857 के विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डाल, बस एक ही प्रश्न पूछा गया का मतलब सीधा सीधा है कि कारण पर कम सोचना है कि बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आप इस कारण को फिर जितना डिटेल करना है इस पॉइंट्स को उतना डिटेल कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखें कई बार क्वेश्चन में ही ब्रेक होता है। क्वेश्चन में ब्रेक का मतलब है इसमें दे दिया 1857 के विद्रोह के कारण, और कारण के बाद फिर इसी में आपको कुछ लगा दिया हेड कि इसमें वीर कुंवर सिंह की भूमिका। तो आपके लिए लिमिट हो गया कि 250 शब्द में हमें 2 चीजों पर लिखना है, तो खूब हो गया तो 125 शब्द ही लिखना हो। तो उस कंडीशन में पॉइंट्स तो इतना ही रहेगा, लेकिन जब इसका वर्णन करेंगे तो बहुत ज्यादा छोटेंगे, सोचेंगे कि कम करेंगे कम करें। कभी कभी प्रश्नों में 3-3 पार्ट्स भी दे सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना खोलोगे, कितना इसको बंद करोगे, ये चीज खास रहा। अब देखिए हम लोगों को कैसे शुरू करना है, तो पहला नंबर तो आप 1857 के विद्रोह के कारण दे दिया। कई बच्चे का हम देख रहे हैं भूमिका धीरे धीरे कई बच्चे लिखना शुरू कर दिए। अब भूमिका में हमने बताया है 3 से 4 लाइन लिखना। पहला लाइन आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश विस्तारवादी नीति या ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तारवादी नीति के विरुद्ध भारत में एक सशक्त विद्रोह था। आप पहला लाइन सदाबहार लाइन डाल सकते हो। अब इसी में दूसरा लाइन एक अच्छा सोच लो, तत्कालिक कारण क्या है, चर्बी वाले कारतूस की घटना। तो आप यही वाला से ऐसा लिखो कि सब लपटा जाए, हम लोग जो लिखने जा रहे हैं सबको लपेट देना। तो आपको कहना है चर्बी वाले कारतूस की घटना तो महज एक चिंगारी थी जो विभिन्न ब्रिटिश राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक असंतोष से उभरे हुए बारूद में आग लगाने का काम किया। अब यहाँ से चिंगारी मारे, यहाँ से बारूद उठा दी। नहीं समझ बात जी, आपको जो भूमिका लिखना है तो उसमें समझना है कि हमको ऐसा लिखना है कि सब हो जाए, और फिर उन चीजों का आगे डिटेल चले। तो हम लोग कुछ नहीं किए, यहीं से चले तो बैठ के सोचे कि इससे तो शुरू हो गया, तो शुरू हो गया तो ये सब क्या किया, जमा किया। और ये सब जमा करने के बाद हम लोग देखे कि वो इसका लिख दे चर्बी वाले कारतूस की घटना तो महज एक चिंगारी थी जो ब्रिटिश राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य असंतोष के कारण जो बारूद जमा हुए थे उसमें आग लगाने का काम किया, और इसका धमाका 1857 के विद्रोह के रूप में दिखाई दिया। बस हो गया, 3 लाइन खत्म। अब हम लोग सब शुरू कर देंगे। बोलो क्लियर है सबका? आप इसी में फिर लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही लिखे, आप लिख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक विस्तारवादी नीति, उनकी सामाजिक धार्मिक नीति, उनकी आर्थिक नीति ने भारतीयों के अंदर एक असंतोष उत्पन्न किया, और जब सैनिक भी असंतुष्ट हुए तो इन सभी ने मिलकर के 1857 के विद्रोह की भूमिका तैयार कर दी, और चर्बी वाले कारतूस से यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। बस ये भी लिख सकते हो, फिर डिटेल करके वर्णन कर ली, जो आपकी इच्छा है भूमिका बना लिए। अब एक एक करके सभी कारण पर चलेंगे, तो पहले नीचे भूमिका कर लीजिए और फिर हम लोग चलेंगे। लिखिए, लिखे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक और सशक्त, व्यापक और सशक्त, सशक्त विद्रोह, विद्रोह में 1857 का विद्रोह, में 1857 का विद्रोह सबसे प्रमुख रहा है, सबसे प्रमुख रहा है। 1857 का विद्रोह सबसे प्रमुख रहा है। चर्बी वाले कारतूस की घटना, चर्बी वाले कारतूस की घटना तो महज एक चिंगारी थी,
चर्बी वाले कारतूस की घटना तो महज एक चिंगारी थी, महज एक चिंगारी थी जो जो ब्रिटिश सामाजिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक कारण और सैन्य असंतोष से जमा हुए बारूद में आग लगाने का कार्य किया, जमा हुए बारूद में आग लगाने का कार्य किया, आग लगाने का कार्य किया। इस विद्रोह के कारण को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, इस विद्रोह के कारण को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। अब नीचे एक डायग्राम बना देंगे, पहले आप भूमिका बना दोगे, फिर जिसके बारे में लिखने जा रहे हो डायग्राम बना दोगे, फिर एक एक करके सबका उल्लेख कर दोगे। तो नीचे को बढ़िया से एक डायग्राम बना दीजिए, पहले ही भूमिका के ऊपर डायग्राम बना देगा तुम। वो साथ साथ जो चल रहा था वो मैंने ना बना दिया, कोई बात नहीं, आगे कटकुट नहीं करो, आगे से ध्यान रखना कि सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद तब बीच में डायग्राम देंगे। ये सब चलिए नीचे राजनीतिक कारण लिख रहे हैं, समझेंगे ध्यान से, राजनीतिक कारण लिख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सब लोग बात को समझें। देखो जीएस में बहुत ज्यादा सोचना नहीं जाता है, बस खाली बात सुने रहोगे, बच्चा कुछ लिख देंगे, उतना ही आंसर हो जाएगा। इतने में 1 2 3 4 5 कारण है, सब पे 4 4 लाइन भी सोचो तो 5 जगह 20 लाइन, काम खत्म हो। बाकी ऑप्शनल पेपर जिनका रहता था तो केवल राजनीतिक पर 30 लाइन सोचना होता था, और इसमें आपको सब मिला करके 20 लाइन सोचना, तो समझिए कुछ भारी नहीं। तो अब केवल बात को समझिए, राजनीतिक कारण आपका क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले 2 3 बात समझना है। पहला नंबर को समझना है कि इसमें मुख्य रूप से चल रहे थे भारत के राजा मुगल बादशाह। मुगल बादशाह दिल्ली में लाल किला में रह रहे थे और मुगल बादशाह के प्रति लोगों में सम्मान था। इस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई राजा स्वतंत्र हो चुके थे और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ पे मैसूर का क्षेत्र चल रहा था, यहाँ पे आप हैदराबाद के निजाम थे, बाकी ये जो देख रहे हो ये यहाँ बंगाल के नवाब थे, यहाँ पे बगल में अवध के नवाब थे, यहाँ पूरे इस क्षेत्र में मराठा का राज चल रहा था। अब देखिए इसके अलावे छोटे बड़े बीच में कई राजा, लगभग मान के चलिए 1000 से अधिक राजा इस समय राज कर रहे हैं, छोटे बड़े कई राजा, त्रावणकोर के राजा है, इधर के राजा, कई राजा चल रहे। अब अंग्रेज 1757 में प्लासी की लड़ाई छल कपट से जीता, आया था बिजनेस कर, गलती से पूरे राज पे अधिकार हो रहा है। अब देखिए अब इसमें मेंस का एक क्वेश्चन है कि हमने भारत को बेखबरी के दौर में जीता, बेखबरी के दौर का मतलब हम बेखबर थे, हम सोचे नहीं थे कि राज करना, हम तो बिजनेस करने आए थे, मालूम चला राजा से टकरा गया, हार गया, फिर आगे बढ़े, हार गया, बेखबर होते होते राज मिला। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि एकदम आप सही कह रहे हैं, भारत को बेखबरी के दौर में जीते, लेकिन बेखबर आप नहीं, बेखबर भारतीय थे। भारतीय कोई खबर नहीं था कि आप राज कीजिएगा, आपको हल्के में लिया कि व्यापार कीजिए और धीरे धीरे आप कब्जा कर ली, तो बेखबर कौन थे तो बड़ा गंभीर बात। अब यहाँ पे बात को समझना है, बंगाल ताकत के बल पर 1764 आते आते बक्सर का युद्ध जीत लिया, यहाँ तक ताकत सही थी। 1764 के बाद अंग्रेजों की एक नीति आई, विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति का मेन उद्देश्य यह था कि इंग्लैंड के सामान को भारत में खपाना है, इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा भारत के क्षेत्र पर कब्जा करेंगे उतना ही बढ़िया हो। तो इसके लिए शुरुआत में तो मैसूर के साथ पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध सब कर ली, हारे भी, कुछ हराए भी, लेकिन ताकत से देख लिए कि मैसूर से ही जब भिड़े तो मालूम चल गया कि भारत में शक्ति क्या है, इससे बहुत ज्यादा ताकतवर मराठा है, हैदराबाद है, तो सभी राजा से जीत करके लड़ करके और हम क्षेत्र नहीं बना सकते। तो अंग्रेज के हेड बन के आए वेलेस्ली। अब देखो इनका नाम लेना आवश्यक है, तब राजनीतिक कारण होगा, डलहौजी का नाम लेना आवश्यक है, एक दो का नाम जरूरी होता है। वेलेस्ली असली विस्तारवादी नीति को समझो कि मेन भारत में लाया, इसका उद्देश्य था अधिकांश राजा ब्रिटिश हुकूमत को माने ताकि हम अपने सामान को बेच सकें। तो वेलेस्ली ने क्या किया, सहायक संधि लाया, और यही 1896 के बाद, 1796 के बाद ये पूरे पैटर्न को इसने बदल दिया। अब ये लॉर्ड वेलेस्ली जो देख रहे हो, सहायक संधि जब लाया 98 के बाद लाया, 99 में मैसूर का चौथा अंग मैसूर युद्ध आप जानते हो 1799 का है, मैसूर टीपू सुल्तान खत्म कर ली। तो ये सहायक संधि जैसे ही इसने लाया, तो सहायक संधि का मतलब था कि राजा कोई कहता था कि कितना सेना रखे हो, उस सब सेना में खर्च कितना है, सपोज 1 लाख सेना में आपका खर्च है, तो हमको आप 50,000 ही दीजिए, आपकी हिफाजत अंग्रेज करेगी, अगर नहीं दीजिएगा तो आप एक बार अंग्रेज से फरिया लीजिए, बीच में शर्त नहीं, हम चिट्ठी भेजते हैं, या तो दस्तखत कर दीजिए तो आपके यहाँ सेना हट के मेरी सेना होगी, नहीं तो हम हमला करेंगे, आपके क्षेत्र खत्म करेंगे। अब सबसे पहले हैदराबाद के निजाम कहे कि हम आपके साथ हैं, सेना आपका लाइए दस्तखत कर देते हैं। टीपू सुल्तान कहे कि हम नहीं दस्तखत करेंगे, 99 में इनको मार के फिर दूसरे वंश को राजा बना करके दस्तखत उसका करवा ली। धीरे धीरे मराठा के भी ठोक पीट के 18/5 आते आते ये पूरा का सिग्नेचर हो, 18/5 आते आते देखो इतना सब पे सहायक संधि हो, वेलेस्ली ही मैक्सिमम कवरेज कर दी, धीरे धीरे ताकत लगा करके इधर सिख साम्राज्य को भी जीता गया, अवध के साथ भी पूरे कर लिया गया, सब सहायक संधि के अंतर्गत आ। अब यहाँ सहायक संधि के बाद राजा निश्चिंत थे कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सेना रहेगा किसका, अंग्रेज का, राज तो मेरा ही रहेगा, अंग्रेज का इंटरनल हस्तक्षेप नहीं है, केवल सैनिक रहेगा, हमको और पेमेंट में जो खर्च था उससे खर्च भी बचेगा, इनको फायदा था कि इतना बड़ा क्षेत्र हो गया तो मेरा सामान बिकेगा, बाजार बड़ा हो गया, दोनों ही खुश।
अब इसी बीच में सबसे बड़े मेन आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। अब डलहौजी को लगने लगता है कि कैसा वेलेजली पागल था, इससे बढ़िया था लड़ के सब जगह क्षेत्र बढ़ाते तो परमानेंट राज होता। ये केवल सेना रखने से बहुत फायदा नहीं, लेकिन ये भी डलहौजी समझ रहा कि अचानक भिड़ेंगे सब राजा एक होगा तो हमारी स्थिति खराब हो। तो इसने एक सिद्धांत लाया, व्यपगत का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? व्यपगत का सिद्धांत। इसी को हम लोग कहते हैं हड़प नीति। बढ़िया से समझिए, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति में डलहौजी बैठ के मैथमेटिक्स बना रहा कि 1000 राजा है, इनमें ऐसा जरूर होगा कि 50 को राजा के बेटा नहीं होगा, तो कम से कम इस साल 50 को खींच लेते हैं, अगला साल फिर 10-15 होगा, फिर खींचेंगे, वैसे करते करते कई राजा का खींचा जाएगा। तो व्यपगत का सिद्धांत कहता है कि राजा कोई भारतीय गोद नहीं ले सकते, यदि उनका पुत्र नहीं है तो उनके मरने के बाद उनके साम्राज्य को अंग्रेज अपने में मिला लेंगे, फिर कोई पॉलिसी नहीं, सेना नहीं, पूरा छीन लिया। इतना ही नहीं, राजा के बेटा है लेकिन किसी कारण से राजा ही मर जाए तो बेटा 18 साल पूरा नहीं किया तभी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अभी हर तरह के उपाय कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा खींच लिया। अब जिन जिन राजा को बेटा नहीं है चिंता में, इसी के नाम पर सतारा, झांसी, कानपुर, ये सब उदाहरण दोगे। कानपुर में भी कौन है? नाना साहब, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र है, गोद ले हुए पुत्र है, और इस सब का साम्राज्य अंग्रेज छीन रहा है। अब सब लोग दुखी नहीं है, जिनका जिनका बेटा है वो बड़ा प्रसन्न है। अंग्रेज चाहता भी यही था, एक के बाद में सब विद्रोही नहीं बन, पहले जिसका बेटा नहीं है छीनेंगे, तो ऐसा 50 को है तो 950 को खुश रहेगा, तो 950 को साइड रहेगा तो 50 को खींच ले, फिर उसके बाद नया फॉर्मूला फिर सोचे। और इसी कारण इन लोगों का क्षेत्र छीन लिए। लेकिन डलहौजी को लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अवध है, कि मेन रास्ते पे है, ये कैसे छीने? अवध के नवाब खुश है, उनका बेटा है तो खुश है कि बेटा है तो हमारा तो जाएगा नहीं। डलहौजी सोच रहा कि तो इसको कैसे खींचे, तो 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया। अब देखिए, अवध को कहा गया कि बेटा रहे से क्या होगा, तुमको ठीक से शासन करने नहीं आता और इसीलिए तुम खत्म, तुम्हारा साम्राज्य भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये मिलाते ही सभी भारतीय राजा को लग गया कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को मेमना समझ रहा है, भेड़िया है, कभी भी खा जाए। अब बताओ, जिसका बेटा नहीं है छीन रहा हो, बात समझ में आ रहा है, इसका बेटा है तो तुम कह रहे हो कुशासन, कुशासन का कोई फॉर्मूला है, वो कभी भी किसी का खींच दे। और इसी कारण से जितने भारतीय राजा हैं उन्हें अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक बात। दूसरा, इन सभी के बाद हल्का जिक्र करना है मुगल बादशाह। मुगल बादशाह के साथ भी अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, यह भी भारतीयों को बहुत ही असंतुष्ट किया। अब लोग मुगल बादशाह को समझ रहे थे कि यही मेन राजा है, कहां रहते हैं? लाल किला। डलहौजी उनको भी चिट्ठी दिया कि बहादुर शाह द्वितीय के बाद लाल किला खाली कर दीजिए, बहुत बड़ा है, ये अंग्रेज रहेगा, और आप कहां रहिए? तो मुगल बादशाह को रहना कहां है? तो कुतुब मीनार के कैंपस में जाकर रहिए, वहां भी कई रूम बना हुआ है, शांति से पड़े रहिए। अब ये सोच रहा है कि लाल किला हमारे पूर्वज बनाया है और उसको खाली करके हम वहां जाए और इस लाल किला में अंग्रेज रहेगा, यह भी एक बड़ा दुर्भावपूर्ण व्यवहार है। मुगल बादशाह भी खिलाफ है, सब राजा खिलाफ है, तो ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि। अब देखो, 2-3 बात, अगर यही बात ऑप्शनल में होता तो भर पेट खींचना होता, लेकिन जीएस में क्या है, इतनी बात को सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन में लिखना है, बस यही दिक्कत है। तुमको धर के अगर खुल गया बढ़िया से और विस्तारवादी ब्लेजली सब करने लगा तो बड़ा मुश्किल हो जाए। सिर्फ 4 लाइन में लिखना है। अब पहला लाइन तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति ने भारतीय राजाओं को असंतुष्ट किया। पहला लाइन तो आप समझ रहे हो, मेन सब जितना है विस्तारवादी नीति। जहां एक और, अब दोनों को ले रहे हैं, जहां एक और वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा कई राजाओं को निश्चिंतता प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत से पुनः उन्हें साम्राज्य खोने का डर भी लगने लगा। दोनों को एक लाइन में लपेट दिया कि निश्चिंत कर दिया तो इधर के कहा कि गया, दूसरा लाइन भी तैयार हो। तीसरा में बस ये सब उदाहरण दे दे, गोद लेने की प्रथा समाप्त की गई और सतारा, झांसी, कानपुर, संभल आदि क्षेत्र डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और जैसे ही 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो भारतीय राजाओं में असंतोष और डर चरम सीमा पर पहुंच गया। मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों की दुर्भावपूर्ण नीति, यह भी भारतीय राजा को सशंकित किया। सशंकित मैंने क्या है? डर पैदा करना कि जब बादशाह ही वैल्यू नहीं दे रहा तो हम लोग को खाली करा देगा कौन ठिकाना। तो अब बताओ, इतनी बात को 3-4 लाइन में नहीं समझ सकते हैं सब। अब इन बातों को लिखेंगे, सामाजिक कंप्लीट, एक एक पॉइंट समझ के चलते जाएंगे। लिख दीजिए, राजनीतिक कारण पहले चल रहा है, राजनीतिक करें, नीचे लिख दीजिए, लिखिए अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति भारतीय राजाओं के अंदर असंतोष का भाव उत्पन्न किया, असंतोष का भाव उत्पन्न किया। जहां एक और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने भारतीय राजाओं को निश्चिंतता प्रदान किया, भारतीय राजाओं को निश्चिंतता प्रदान किया। तो वहीं दूसरी ओर लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत का सिद्धांत उन्हें साम्राज्य खोने का डर उत्पन्न किया, उन्हें साम्राज्य खोने का डर उत्पन्न किया, साम्राज्य खोने का डर उत्पन्न किया।
साम्राज्य खोने का डर उत्पन्न किया। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति से बिना पुत्र वाले राजा, हड़प नीति से बिना पुत्र वाले राजा के साम्राज्य पर, के साम्राज्य पर ब्रिटिश ब्रिटिश अधिकार होना सुनिश्चित हुआ, ब्रिटिश अधिकार होना सुनिश्चित हुआ। सतारा, झांसी, कानपुर, सतारा, झांसी, कानपुर, कानपुर में इस नीति से असंतोष की ज्वाला भड़क उठी, में इस नीति से असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। इस ज्वाला में घी का कार्य, इस ज्वाला में घी का कार्य कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में, कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के निर्णय ने किया, मिलाने के निर्णय ने किया, मिलाने के निर्णय ने किया, मिलाने के निर्णय ने किया। मुगल बादशाह के प्रति भी, मुगल बादशाह के प्रति भी, मुगल बादशाह के प्रति भी उनका दुर्व्यवहार पूर्ण रवैया रहा, उनका दुर्व्यवहार पूर्ण रवैया रहा। एकदम समेटे हैं तब इतना है, थोड़ा खींचते तो समझ राजनीति कहां भागता, तो इसलिए फिर राजनीति के पर आराम से लगेगा कि तू पन्ना लिखा सकता है, तो एकदम लपेट के एकदम कंपैक्ट किए तब हुआ बेलेजरी और डलहौजी के लाइन में मिलाया तभी पहुंचा। बोलो राजनीतिक कारण के बाद कौन चलेंगे? सामाजिक धार्मिक, नीचे लिख दीजिए सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण, चलिए ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से सुनिए, एक एक करके सभी कारण को खाली सुनना है, कुछ रटना नहीं है, परीक्षा में ऑटोमेटिक कलम चल जाएगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। देखिए, अंग्रेज भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक नियमों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। अब हर समाज का अपना अपना नियम होता है। अब हमारे समाज में नियम था सती प्रथा, हमारे समाज में नियम था विधवाओं का विवाह नहीं होते थे, विधवा विवाह नहीं होते थे, जो महिलाएं भाग गई बाद में आई तो विधवा रह गई, फिर विवाह नहीं हो। अब भले ही खराब प्रथा रहे, लेकिन अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने पारित कर दिया। अब ये नियम काफी है अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना। इससे जो व्यक्ति परिवर्तनवादी थे वो तो खुश थे कि अंग्रेज बहुत अच्छा किया, सही किया, लेकिन जो भी व्यक्ति परिवर्तनवादी विचार के नहीं थे, जो व्यक्ति रूढ़िवादी विचार से थे, वो लोग आशंकित हैं कि अंग्रेज का मन कितना बढ़ गया, हमारे नियम में हस्तक्षेप करो। तुम ही सोचो ना, कुछ नहीं हो, केवल मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाए और नियम ला दे कि कोई भी डीजे पर भोजपुरी गाना में विसर्जन करेगा उसको जेल भेज दिया जाए। अब देखो नियम तो ठीक है भाई, भोजपुरी गाना पर क्यों असली गाना पर करेगा? अब भोजपुरी असली गाना पर जहां विसर्जन कर रहा है सभी लोगों पर एफआईआर कीजिए। अगर ये नियम लगाने वाला मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री रहेंगे, तब बताओ एक आध जगह भी ऐसा होगा तो विद्रोह स्वाभाविक है कि कोई बात है, हम विसर्जन जो गाना पर करें, ये कौन होता है रोक लगाने वाला? इसका मतलब हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। जो रूढ़िवादी लोग हैं वो एकदम टाइट हो जाए, हाँ परिवर्तनवादी लोग वो एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा किए, इस सही में खराब। उसी तरीके से अंग्रेजों ने जिस समय नियम लाया, तो यहाँ के बहुसंख्यक रूढ़िवादी जो प्राच्यविद लोग हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। और वो कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? हम अपने जीवन जैसे जिए, ये सब क्यों करेंगे? इतना ही नहीं, अंग्रेजों के द्वारा उत्तराधिकार के लिए संपत्ति के अधिकार का कानून लाया। पहले कानून था कि यदि कोई बेटा बेटी धर्म नहीं मानता है तो उनको उत्तराधिकारी संपत्ति नहीं मिलेगी। बेटा अगर कह दे कि हिंदू नहीं है तो पिता को फुल पावर है संपत्ति से अधिकार खत्म कर देने। आप हिंदू हो तब संपत्ति मिलेगा, हिंदू नहीं है तो संपत्ति खत्म हो जाएगा। अब अंग्रेज लोग इस समय बड़ी संख्या में ईसाई बनवा रहे थे। अब जिसका बेटा ईसाई बन जाता, बाबूजी कह के बनो ईसाई, हिस्सा गया तुम्हारा। दो भाई है तो जो ईसाई बना गया, एक भाई का सब दे दे। अब जो ईसाई बना अंग्रेजों के पास शिकायत कर रहा है, तो अंग्रेजों ने सोचो कि ये उत्तराधिकार के लिए संपत्ति के लिए अधिनियम पारित किया कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो इस आधार पर उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। रूढ़िवादी लोग फिर फॉर्म में अंग्रेजों ने धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया। वे सभी जगह धर्म प्रचार पादरी को करने की छूट दी। ईसाई धर्म के प्रचार सभी जगह हो सकते हैं। और लोगों को जब ये लगने लगा कि अंग्रेज किसी न किसी बहाने लगता है ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, हमारे धर्म में हस्तक्षेप चाह रहे हैं, हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप चाह रहे हैं, तो इस मामले को जल्दी लोग बर्दाश्त नहीं करता। सब मामला सह लेगा। धर्म वाला मामला तुम देखोगे थोड़ा सा होगा तो मारो मारो तुरंत शुरू हो जाता। तो ये मामला देखो यही गंभीरता, और इसी कारण से इस परिवर्तन रूढ़िवादी शब्द उनके धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप, इन सभी को इन बातों में मुख्य रूप से लिखना है। तो लिख दीजिए जल्दी से लिखें। अगर डेट याद है तो सही है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे भी निकल सकते हो। अभी डेट के साथ लिख दीजिए। लिखिए 1829 में, 1829 में सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक, 1829 में सती प्रथा पर रोक तथा 1856 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होने से, लागू होने से रूढ़िवादी भारतीय, रूढ़िवादी भारतीय इसे, इसे भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन में, इसे भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन में
भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के तौर पर देखा, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के तौर पर देखा, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के तौर पर देखा, हस्तक्षेप के तौर पर देखा। संपत्ति संपत्ति अधिकार कानून, संपत्ति अधिकार कानून में अंग्रेजों द्वारा परिवर्तन कर, अंग्रेजों द्वारा परिवर्तन कर, परिवर्तन कर धर्म परिवर्तित, धर्म परिवर्तित संतान को भी, धर्म परिवर्तित संतान को भी अधिकार दिलवाया, संपत्ति में अधिकार दिलवाया, संपत्ति में अधिकार दिलवाया, अधिकार दिलवाया। पादरी द्वारा, पादरी द्वारा सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर ईसाई धर्म के प्रचार की छूट से, ईसाई धर्म के प्रचार की छूट से भारतीयों को यह प्रतीत होने लगा, भारतीयों को यह प्रतीत होने लगा, यह प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का, प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का मंशा, ब्रिटिश साम्राज्य का मंशा भारतीयों का ईसाईकरण करना भी है, भारतीयों का ईसाईकरण करना भी है, जो उनके अंदर के असंतोष को और बढ़ावा दिया, जो उनके अंदर के असंतोष को और बढ़ावा दिया, अंदर के असंतोष को और बढ़ावा दिया। तो हम समझते हैं एकदम देखो कम से कम में पैक्ट कर रहे हैं, तो ये चल रहा है। फिर इससे भी कम वाली बात हो गई, दो क्वेश्चन का दो प्रारूप हो, 1857 के विद्रोह का कारण और वीर कुंवर सिंह की भूमिका, तो क्या इतना लिखोगे? इसका भी हाफ एकदम जो जरूरी है 3 लाइन मिलाकर के 1 लाइन चलेगा, तब जाकर के चलेगा कि हाँ ये सही होगा। अभी हम मान के चल रहे हैं केवल कारण पूछेगा तब आंसर करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, बोलो कौन सा कारण? आर्थिक, लिख दीजिए आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान दो, मान लो डिटेल लिखने का मन कर रहा है केवल आर्थिक में खूब चले, तो आपको कहना है ठीक ही कहा गया, किसी को मारना है तो पीठ पर मारो, पेट पे मत मारो। अंग्रेज भारतीयों के पेट पे मारने का कार्य कर रहे थे। देखो आर्थिक का मतलब क्या हुआ? पेट पे मारना, पेट पे मारना समझ, इन्हें पेट में घुसा मारना नहीं रहे, बेरोजगार करना, उन लोगों को रुपया के कष्ट देना, ये हुआ पेट पे मार। अब तुम्हें बताओ, कुत्ता को खाना भी दोगे, जानवर कुत्ता खाना दो, लेकिन पीठ पर खूब कस के मारो तो कोई बात नहीं, खाएगा, लेकिन क्या करके वो पीछे सरकार लेगा कि खाना दे रहा है, पेट पे नहीं मार रहा। जब बुलाओगे खाना दो, मारोगे तो पीठ सरकार लेगा, कोई बात नहीं, सरकार करेंगे खिलाता है। लेकिन तुम कुत्ता को खाने मत दो, बुलाओ, खूब पुचकारो और पेट पे मारो, पकड़े रहो 10 घंटा, फिर अगला दिन भी वैसे ही आ जाओ, पकड़े रहो 10 घंटा, तीसरा दिन खाली बुलाओगे तो कहेगा भागो रे, खाली दिन भर टाइम पास कर देगा, ये भूखे प्यासे मार देता। तो देखो जानवर है, अंग्रेज तो देखो आदमी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आर्थिक कारण में हम लोगों को ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनोगे। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्थिक कारण में 2-3 बात की चर्चा करोगे। भू राजस्व प्रणाली, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली दोषपूर्ण थी, इसमें अत्यधिक भू राजस्व की रकम निर्धारित की गई थी, और जब वो उस भू राजस्व की रकम को निर्धारित करने के लिए ब्याज पर पैसे किससे ले रहे थे? महाजन से। महाजन के चंगुल में फंसते जा रहे थे, महाजन इतने अधिक ब्याज जोड़ रहे थे कि जो एक बार इसके शिकार हो गए, जमीन भी चला गया। और नीचे एक बहुत बढ़िया गणित लिख दो, मैथमेटिक्स। उनकी इन नीतियों से जो किसान थे, वो बेचारे का धीरे धीरे जमीन खत्म हो रहा था, किसी पर ही कब्जा, किसी पर ही कब्जा। तो गणित है किसान घटाओ भूमि, जैसे 3 घटाओ 1 2 होता है, तो तुमको परीक्षा में गणित दिखा देना है, किसान घटाओ भूमि बराबर मजदूर। ये फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स, देखो कितना बढ़िया घटाओ है, उसको आप नीचे घेर खार भी दोगे, स्पेशल गणित का ना, इतिहास का गणित। माइनस इधर प्लस करोगे तो मजदूर प्लस भूमि बराबर किसान हो जाएगा। तुमने गांव में देखा होगा, जो किसान खूब नवाबी कर रहा है, तो धीरे धीरे 2 कट्ठा उधर बेचेगा, 7 कट्ठा उधर बेचेगा, धीरे 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 माइनस भूमि होते होते अब वो दूसरा के खेत में काम करे। कोई पूछेगा कि आपका खेत है? हमारा तो सब बिक गया, बाबूजी आधा बेच दिए थे, बचल कुचल हम मजदूर। जो मजदूर मेहनत कर रहा है, 5 कट्ठा खरीदा, 10 कट्ठा खरीदा प्लस भूमि, तो पूछेगा दूसरा में खट रहा हूं, सब खरीद लिए किसान। देखा कितना बढ़िया मैथमेटिक्स है। तो आपको यहाँ पे कहना यही है, अंग्रेज यही कर रहे थे, किसानों को भूमिहीन मजदूर में परिवर्तित कर रहे थे। और किसान के ही बेटा इस साइड में आता है तो कुदाल उठाता है, और इसी का बेटा बॉर्डर पर रहता है तो राइफल उठाता है। सिपाही और कोई नहीं है, वर्दीधारी किसान। बात समझो, इस सिपाही विद्रोह का जड़ यही, जब बाबूजी के बेचारे का भूमिहीन हो रहा था, दादू कैसे ही, उन लोग को भी मन कर रहा है कि मारे अंग्रेज को, यही सब ऐसे कर दिया, मौका के तलाश में है, उन लोग को भी मिलेगा तो शुरू कर दे। तो आपको जब सिपाही वाली बात चलेगी ना, तो वहां पे कहना है कि सिपाही कौन है? वर्दीधारी किसान का बेटा। यहाँ पर किसान का ही बेटा है, वर्दी धारण कर लिया है। सिपाही में अधिकांश तो इसी के बेटा और इसके बेटा। ऑफिसर के बेटा कौन सिपाही बने? वो सवेरे काहे के लिए दौड़ेगा? तो कभी होगा कि विधायक जी का बेटा सिपाही में चुना गया है? वो दौड़ेगा ही नहीं, विधायक जी का बेटा को दौड़ ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान, तो हमारा ध्यान से देख ले रहे, हमारा देख रहा है कि सर्वे दौड़ नहीं होगा। ध्यान दो अब, तो अब ध्यान से सुनेंगे तो बात समझिए। अब किसान माइनस भूमि मजदूर, एक नीति इनकी हो गई। दूसरी नीति बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, देखो तुमको जितना इच्छा उतना लिख सकते हो, हम तो एकदम कम कर रहे हैं, नहीं तो आर्थिक में ही जब चले तो मिजाज से आर्थिक पर तुम दुपन्ना पहुंच जाएगा। अब दूसरा 2-3 पॉइंट्स केवल देंगे, बस उसी पर लिखा काम हो गया, नहीं तो ज्यादा खिंचाने लगेगा, फिर कंपैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, और औद्योगिक क्रांति होने से ब्रिटिश नीतियां ऐसी बनाई गई कि ब्रिटिश वस्तु भारत में सस्ती और भारतीय वस्तु ही भारत में महंगी होने लगी। अब देखो अंग्रेज कितना बढ़िया नियम बनाते थे, इंग्लैंड से कोई सामान आए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन भारत में सामान, मान लो कच्चा पदार्थ इंग्लैंड से आ रहा है, भारतीय बुनकर बुनेंगे तो उसका बॉर्डर पर टैक्स लगे, तो भारतीयों को महंगा पड़ेगा, इंग्लैंड से आएगा तो सस्ता पड़ेगा।
और इसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय उद्योग धंधे समाप्त होकर के एक घटना हो गई जिसका नाम है निरुद्योगीकरण। निरुद्योगीकरण की घटना घटित हुई। निरुद्योगीकरण का मतलब क्या है? उद्योग धंधे समाप्त। भारतीय का जो चल रहा था, अब हम लोग के जो भी सिस्टम है, कपड़ा बुनकर है, कपड़ा मालूम चल रहा है कि इंग्लैंड से सस्ता पड़ रहा है, यहीं वाला महंगा पड़ रहा है। क्यों? इंग्लैंड में मशीन बना रहे हैं, यहाँ हाथ से बन रहा है। तुम लोग देखा होगा निरुद्योगीकरण कितने ढंग से प्रभावित करते हैं। इंग्लैंड तो नहीं कि अब बताओ, भारत में सबसे ज्यादा उद्योग चलता था खाने पीने वाला, पत्तल उद्योग, कुम्हार का चुक्का उद्योग, ये सब देखा होगा, कुल्हड़ वाला जो कहते हैं, ये सब कुल्हड़ इंडियन चीज था। अब इंडिया में दूसरा देश ध्यान दिया कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आबादी, और भारत में कुछ हो चाहे नहीं, सबसे ज्यादा भोज, वर्ल्ड का एकमात्र देश है जहां मरने के बाद भी भोज। बाकी कहीं देशों में मर गया तो भोज कौन बात का भाई? मर ही गया तो क्या खोज रहा? और यहाँ मर भी गया तो जितना लोग उसको जलाने जाएगा गाड़ी पर, फिर मैं कहां रुकेगा कि पर खिंचाएगा, उस शुरू में खिंचाएगा कि जलाने के बाद खिंचवाएगा उस पर है, लेकिन खींचेगा कस। इसीलिए पूरा बस भी फुल हुआ है, क्योंकि जितना लोग बैठा खाने के पेट में बैठा है, और फिर उसके बाद जितना लोग है लास्ट दिन 10 दिन 12 दिन के बाद फिर बैठा हुआ है, कितना तरह का मिठाई खिला रहा है। उससे तय होगा कि मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। अब सोचो, मिठाई से तय हो रहा है। अगर खाली सीधे पूरी और सब्जी दे दे, मिठाई ना दे, तो कहेगा अच्छा से कामों किया नहीं किया। और जिसमें जिलेबी मसला नहीं चलेगा, ये पक्का है कि उसमें कोई भाव उड़ा देगा कि फलाना भूत बन के चल रहा है। देखे हैं वो गली में वो घूम रहे थे, रात के 12 बजे थे। अब ऐसा कहेगा तो अगला आदमी जान के कहेगा कि भूत ना, तो क्या बनेगा, कामों ठीक से नहीं किया। हाँ, अगर 5 डिजाइन के रसगुल्ला मिठाई है तो भूत नहीं बनेगा, फिर सब कहेगा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम, स्वर्ग फिट हो गया। तो ये देखो, इसमें लोगों ने क्या किया, मल्टीनेशनल कंपनी। अब यहाँ रोजगार क्या था? पत्ता चुनना, बुनना, सबका काम है। यहाँ मिट्टी के कुल्हड़ बनाना काम। इन लोगों ने क्या किया, थर्माकोल का, फिर नए नए वैरायटी का ऐसा ऐसा पत्तल लाया, प्लास्टिक का ऐसा ऐसा ग्लास लाया, कि इन लोगों का उद्योग रहा कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। यही भारतीय पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, ये भारतीय पारंपरिक उद्योग धंधे का नाश होना निरुद्योगीकरण कहलाता है। और इससे जो भारतीय शिल्पकार थे, भारतीय जो हमारे बुनकर थे, इन लोग भी काफी अंग्रेजों से असंतुष्ट। अगला पॉइंट आपको मालूम है, कृषि का वाणिज्यीकरण, यह भी एक शोषण का भी रहा। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन उतना पॉइंट्स जीएस में हम लोग को लिखने का ऑप्शन ही नहीं है। यही अगर मैथमेटिक्स पढ़ा दोगे, निरुद्योगीकरण कर दोगे, आर्थिक हो जाए। अगर इसमें लंबा चलना था तो हमने बताया शुरुआत कैसे करोगे, ठीक ही कहा गया है। किसी को मारना है तो पीठ पे मारो, पेट पर नहीं। और अंग्रेज भारतीयों को पेट पे मारने का काम कर रहे थे। यहाँ से शुरुआत हो गया और तब उनकी नीतियों पर चले। बोलो, क्लियर है ना सबका? लिख दीजिए जल्दी से, आर्थिक नीति डैश लिखिए। ठीक ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। किसी को मारना है, किसी को मारना है तो पीठ पर मारो, किसी को मारना है तो पीठ पर मारो, पेट पर नहीं, पेट पर नहीं। अंग्रेज भारतीयों के पेट पर मारने का कार्य कर रहे थे, भारतीयों के पेट पर मारने का कार्य कर रहे थे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति काफी दुष्पूर्ण था, ब्रिटिश भू राजस्व नीति काफी दुष्पूर्ण था, ब्रिटिश भू राजस्व नीति काफी दुष्पूर्ण था, काफी दुष्पूर्ण था। अधिक लगान निर्धारित होने के कारण, अधिक लगान निर्धारित होने के कारण, अधिक लगान निर्धारित होने के कारण किसान किसान महाजनों के चंगुल में फंसकर, महाजनों के चंगुल में फंसकर फंसकर भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो रहे थे, भूमिहीन मजदूर में तब्दील हो रहे थे। नीचे घेर दीजिए वो मैथमेटिक्स, किसान माइनस भूमि बराबर मजदूर, किसान माइनस भूमि बराबर मजदूर। नीचे लिख दीजिए, ब्रिटिश नीतियों के कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय वस्तु भारतीय बाजार में महंगा, भारतीय वस्तु भारतीय बाजार में महंगा महंगा और ब्रिटिश वस्तु सस्ता हो रहे थे, और ब्रिटिश वस्तु सस्ता हो रहे थे, जिससे परंपरागत भारतीय उद्योगों का, जिससे भारतीय परंपरागत उद्योगों का ह्रास से निरुद्योगीकरण हो रहा था, ह्रास से निरुद्योगीकरण हो रहा था, ह्रास से निरुद्योगीकरण हो रहा था, ह्रास से निरुद्योगीकरण हो रहा था। चलिए काफी है, अब इतना ही मैं समझ रहा हूं कि खाली निरुद्योगीकरण में इतना खिंचा गया। एक आदमी और घिसते तो मालूम चलता भड़कना केवल आर्थिक के कारण हो जाता, लेकिन हम लोग को जीएस है ना, बहुत समेटना होगा। अगला नंबर हम लोग क्या चलेंगे, सैनिक असंतोष, सैनिक असंतोष। चलिए ध्यान दें, सैनिक असंतोष पर हम लोग बढ़िया से सुनेंगे। देखिए सैनिक असंतोष क्या है, ध्यान से सुनो आप। ब्रिटिश सेना में बहुसंख्यक भारतीय थे, 85% भारतीय थे, तो बहुसंख्यक भारतीय सैनिक थे। लेकिन अंग्रेजों की नीति सेना में भी रंगभेद नीति से ग्रसित था। रंगभेद नीति से ग्रसित का मतलब है कि एक ही रैंक में अगर भारतीय सेना है और उसी रैंक में अंग्रेज सेना, तो गोरे का पेमेंट ज्यादा होगा, कालों का कम होगा। देखिए रंग के आधार पर पेमेंट, दोनों सिपाही, तो जो भारतीय सिपाही है उनको 1000 मिलेगा, और अंग्रेज सिपाही सिर्फ गोरा है इसलिए 5000 मिलेगा। अब सोचो ये भेदभावपूर्ण है कि नहीं? रंगभेद की नीति और भेदभावपूर्ण नीति से चल रहा है। काले लोग का प्रमोशन, प्रमोशन का हिंदी क्या कहें,
हाँ, पदोन्नति। अब इनके पदोन्नति जो देख रहे हो, ये पदोन्नति ये जो है भारतीयों का लिमिट है कि उससे अधिक नहीं हो। 1-2 प्रमोशन ही मिलेगा, लेकिन ये गोरे हैं तो एकदम खूब प्रमोशन भरपेट इनका संभव। अब बताइए, रंगभेद की नीति से पेमेंट देना, इनको पदोन्नति ज्यादा नहीं देना, इन सभी से सैनिकों में एक स्वाभाविक क्या है? असंतोष। इसके बाद भारतीयों के एक शर्त होते थे, पहले एक शर्त क्या थे? भारतीयों के ग्रंथों में कहा गया कि जहां दूब घास नहीं है, वहां नहीं जाना, वहां धर्म की नाश होती। दूब घास गर्म क्षेत्र में होते। अब ठंडे प्रदेश में, यूरोप में दूब घास नहीं होती। अब कोई भारतीय चले जाएंगे इंग्लैंड में और वहां पंडित जी को बुला के कहेंगे पूजा करिए, और कहेंगे गोबर गणेश गोबर लाइए, तो एक तो गोबर नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे दूब घास लाइए और आम के पत्ता लाइए, तो कहां से मिलेगा? वहां का वो चीज है ही नहीं। अब भारतीय मानते थे कि हमारे पूजन की सामग्री का इंपॉर्टेंट इस पार्ट। अब जहां आम का पत्ता नहीं है, दूब घास नहीं है, तो वहां पूजा कैसे होगा? वहां जाना ही नहीं। यानी मेल मिला जुला के एक ही चीज है, समुद्र पार नहीं जाना। 1856 में ही लॉर्ड केनिंग ने अधिनियम लाया। अधिनियम था कि किसी भी भारतीय सैनिक को प्रशिक्षण देने के लिए समुद्र पार भेजे जा सकते हैं, और अगर वो समुद्र पार जाएंगे तो इससे उनके धर्म पर खतरा लग रहा था। कई भारतीय समुद्र पार ट्रेनिंग के लिए जाते थे, लौट के आते थे तो उनकी पत्नी कहती थी आप समुद्र पार चले गए, हिंदू नहीं है, दरवाजा बंद। अब बताओ कौन नौकरी बचावे कि पत्नी बचा? दोनों में संकट है। अब इतना बड़ा संकट देखो यहाँ पे अंग्रेज कर रहे थे। इससे आपको सैनिक असंतोष की बात पूरी समझ में आ रही हो कि सैनिकों के साथ बड़ा ही भेदभावपूर्ण रवैया अंग्रेज अपना रहे थे, और इसके कारण सैनिकों में एक असंतोष है। और तब लास्ट कारण हम लोग का चलेगा तत्कालिक कारण। तो लिख दीजिए जल्दी से, लिखिए, ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश सेना में बहुसंख्यक बहुसंख्यक सैनिक भारतीय थे। बहुसंख्यक सैनिक भारतीय थे। बहुसंख्यक सैनिक भारतीय थे, परंतु अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीका अपनाए जा रहे थे। बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीका अपनाए जा रहे थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों से रंगभेद की नीति पर कार्य करते थे। सैनिकों से रंगभेद की नीति पर कार्य लेते थे। रंगभेद की नीति पर कार्य लेते थे। एक समान पद पर भारतीय सैनिकों के लिए कम और गोरे ब्रिटिश सैनिकों के लिए अधिक वेतन निर्धारित थे। गोरे ब्रिटिश सैनिकों के लिए अधिक वेतन निर्धारित थे। भारतीयों की पदोन्नति भी बहुत सीमित था। भारतीयों का पदोन्नति बहुत सीमित था। नए अधिनियम के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु समुद्र पार जाना निर्धारित किया गया। समुद्र पार जाना निर्धारित किया गया, जो उनके धार्मिक भावना के विरुद्ध था। चलिए लास्ट कारण लिख दीजिए, तात्कालिक कारण। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया जी? 2 पन्ना ज्यादा हो गया है? 2 ढाई ठीक है, 2.5 पेज तक चलेगा। कोई कोई क्वेश्चन 2.5 तक चलेगा, कोई क्वेश्चन 2 पूरे चलेगा, वो सबका जो नेचर पर है कि लंबा भी चलेगा। लेकिन परीक्षा में जब बैठोगे तो कुछ बुला बुला के कुछ बचेगा भी तो, है ना? तो इसलिए वो आ जाएगा काम पर। चलिए ध्यान दीजिए, अब तात्कालिक कारण हम लोग सुनेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझेंगे। ब्रेस बाउंड राइफल जो है लॉर्ड कैनिंग ने चेंज किया। ब्रेस ब्राउन राइफल पहले से चल रहे थे। लॉर्ड कैनिंग उनकी मारक क्षमता और बढ़ाने के लिए एनफील्ड राइफल लाया, और एनफील्ड राइफल का प्रयोग जब शुरू किया गया तो एनफील्ड राइफल में था क्या कि इसके कारतूस में, गोली में, इसमें चर्बी का लेयर प्रयुक्त किया गया था। कारण था कि पहले गोली लगने के बाद भी भारतीय भाग जाते थे, निकलवा लेते थे। ये एनफील्ड राइफल कहा कि नहीं, इसमें हल्का जहर का अंश होना चाहिए, लग गया मर गया, फिर गोली निकलवा भी ले तो मरे, और इसके लिए जहर का यंत्र सैनिकों पर प्रभावित न करे तो एक चमड़े का लेयर दे दिया जाए और दांत से काट करके और फिर उसको आराम से छोड़ देंगे। और यही कारतूस के बारे में एक अफवाह उड़ा, और अफवाह था कि इसके चर्बी में गाय और सुअर के चर्बी प्रयोग किए जाते हैं। जब अफवाह उड़ता है तो खूब कस के उड़ता है। फिर अफवाह उड़ा कि आटा में गाय के हड्डी पीस के मिला देता है। तो देखता नहीं, आदमी को धरा गया तो वो खाली झोला में से चाकू निकल जाए तो लोग कहता है किडनी निकालने वाला, और धर के मार के पेट को सही कर देता है। ये नहीं समझता है कि वो चाकू से किडनी निकल जाएगा। अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसके पास है तभी लोग मारने लगता है। तो ये बताओ किडनी निकाल के कौन बैंक में जमा करेगा? किडनी के लिए कंप्लीट एयर कंडीशन चेंबर और पूरा सिस्टम चाहिए। चलते फिरते लोग का कोई किडनी निकालेगा, और निकाल भी लेगा तो अगला कौन काम का है? किसी काम का नहीं। तो ये महज एक अफवाह है, और इस अफवाह के फेर में तुम लोग देखा होगा कि अब कोई किडनी वाला एक बार अफवाह उड़ा दे तो बस उसके बाद देखो फिर कई तरह का विचार चलते रहेगा कि हाँ फलना गांव में भी वो निकाल लिया था, यही था, अगला फिर नया नया प्रयोग शुरू करेगा। अब इसी तरह के अंग्रेज शिकार हो रहे हैं। एक अफवाह उड़ा कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और इस चर्बी वाले कारतूस की घटना
एक व्यक्ति जिनका नाम आप सुने हो, कौन? मंगल पांडे। वहां से तो शुरुआत हम लोग करेंगे, शुरुआत मंगल पांडे से होकर फिर विस्तार हो जाएगा। तो अभी हम लोग को केवल यह चलना है कि इस घटना ने विभिन्न कारणों से लोगों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ था उसको भड़काने का काम किया और इसी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। और तब शुरुआत और विस्तार मंगल पांडे से शुरू होगा, वो बंगाल में होंगे, और विस्तार कहां का पढ़ना है? बिहार का। तो पूरे कंप्लीट बिहार का कुंवर सिंह की भूमिका के साथ चले। तो अभी हम लोग लिखेंगे और नेक्स्ट डे 2 स्टेप आपका निकल जाएगा, उसके अगले दिन 1857 पूरा कंप्लीट। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे थोड़ा क्लास लेंगे और भारत इसमें स्वदेशी आंदोलन पर, बंगाल विभाजन पर थोड़ा सा क्लास हो जाएगा, क्योंकि बंगाल पहले बिहार से ही उसके साथ ही, तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन पर भी आपके प्रश्न रह सकते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तब असहयोग सबने भारत छोड़ो और पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विस्तार, इतना से आपका ये पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। और तब फिर केवल और केवल रह जाएगा चिंतन, थॉट। डेली आराम से आएंगे, चिंतन सुनेंगे, आपका भी कुछ चिंतन बढ़ेगा। उन चिंतनों से निबंध के सेक्शन में भी आपका कवरेज जाएगा, क्योंकि निबंध में उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट को कोट किया जाएगा कि हाँ फलना ने ऐसा कहा, तो आप उन व्यक्तियों के कोटेशन से आप निबंध को और बढ़िया कर सकते हो। तो थॉट सेक्शन आपके लिए बहुत बेइज्जती ही नहीं, निबंध के लिए भी एक जरूरी पार्ट हो जाएगा। तो मान के चलो 5-6 क्लास 7 क्लास इधर लगेगा, उसके बाद इधर खत्म हो गया, फिर केवल चिंतन पर होंगे, उसके बाद कंप्लीट खत्म हो जाएगा। लिख दीजिए तात्कालिक कारण, डैश लिख दीजिए, लिखें 1857 तक, 1857 तक ब्रिटिश के विरुद्ध भारतीयों के मन में, भारतीयों के मन में असंतोष चरम पर पहुंच चुका था। भारतीयों के मन में असंतोष चरम पर पहुंच चुका था। इस असंतोष को विद्रोह में बदलने के लिए, इस असंतोष को विद्रोह में बदलने के लिए एक कारण का इंतजार था, एक कारण का इंतजार था। कारण का इंतजार था और वह कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना से प्राप्त हुआ, और वह कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना से प्राप्त हुआ, चर्बी वाले कारतूस की घटना से प्राप्त हुआ, चर्बी वाले कारतूस की घटना से प्राप्त हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाए गए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाए गए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाए गए नए एनफील्ड राइफल के कारतूस, नए एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी के प्रयोग का अफवाह उड़ा, कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी का अफवाह उड़ा, अफवाह उड़ा, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना, धर्म के विरुद्ध माना, विरुद्ध माना, और बैरकपुर छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई, और बैरकपुर छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई, इस विद्रोह की शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। चलिए नीचे लिख दीजिए 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और बिहार में विस्तार, हेडिंग हो जाएगा 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और बिहार में इसका विस्तार, और बिहार में इसका विस्तार। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी पे चलेंगे और अगले क्लास में आपका वीर कुंवर सिंह भूमिका तक कंप्लीट करेंगे, फिर एक क्लास और होगा, खत्म हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, एक